तो मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रामपुर जनपद के विकास के लिए 4.64 करोड़ के कार्यों का लोक अर्पण आंजनेय कुमार सिंह, मंडल आयुक्त मुरादाबाद तथा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने मिलकर समर्पित किया जनता को। रामपुर पुलिस की साइबर सेल बहुत अच्छा काम कर रही है। लगातार जो लोगों को ठगी होती है, उनको पैसे लूट लिए जाते हैं, उनके पैसे वापस करवा रही है। फिलहाल ये 5 महीने पहले का मामला है। इनके 20,000 रुपये पूरे वापस करवाए रामपुर पुलिस की साइबर सेल। अतीक की वो सच्ची कहानी जो पहले कभी नहीं दिखी होगी, देखिए शुरू से आखिर तक इसकी। बाहुबली अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी के लिए गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। 28 मार्च को अतीक की कोर्ट में पेशी है, लेकिन इस बीच अतीक को लेकर डर यह है कि अतीक का भी विकास दुबे की तरह कहीं गाड़ी ना पलट जाए। आपको याद होगा, उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अतीक का नाम लेते हुए कहा था कि उसकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। खैर, अतीक को लेकर जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह से फिलहाल अतीक नेशनल मीडिया के स्क्रीन पर लगातार छाया हुआ है, ऐसे में बहुत से लोग अतीक के बारे में ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर उसकी ताकत क्या है, उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, उसके पास कितने हथियार हैं, उसके पास कितने गुर्गे हैं। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहेंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में अतीक की ताकत और उसके साम्राज्य के बारे में तफसील से बताते हैं। अतीक अहमद अब तक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अतीक ने वाराणसी से साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ लड़ना अतीक को भारी पड़ा और उसकी जमानत भी जब्त हो गई। अतीक को 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 855 वोट ही मिले थे। 2019 के चुनाव के दौरान अतीक अहमद ने अपनी प्रॉपर्टी से लेकर आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी सौंपा था। तब अतीक ने बताया था कि वो 8वीं पास है। साल 1979 में 10वीं की परीक्षा में बैठा था, लेकिन पास नहीं हो पाया। अतीक ने अपने हलफनामे में आगे बताया था उसके पास कुल 25 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। वहीं उसके नाम पर 1,80,20,315 की चल संपत्ति और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर 81,32,946 रुपए की चल संपत्ति थी। इसके अलावा 19 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति थी, जिनमें एग्रीकल्चरल लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह शामिल है। लेकिन अभी हाल ही में यूपी सरकार ने अतीक की प्रॉपर्टी को अवैध बताकर उन पर बुलडोजर भी चलाया है। इसके अलावा अतीक अहमद ने अपने हलफनामे में बताया था कि उसके और उसकी पत्नी के नाम पर कुल 7 हथियार थे, जिनमें रिवॉल्वर, राइफल और SSBL पिस्टल शामिल थे। हालांकि बाद में सरकार ने अतीक के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की थी। वहीं 2019 के हलफनामे में अतीक ने बताया था कि उसकी पत्नी के पास करीब 1.25 किलो सोने के गहने और 3,810 ग्राम चांदी के गहने हैं, जिसकी कुल कीमत 54,21,450 रुपए बताई थी। वहीं अगर अतीक के गाड़ियों की बात की जाए तो अतीक के पास आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियां थीं, जिनमें पजेरो, टोयोटा लैंड क्रूजर, महिंद्रा जीप और जिप्सी शामिल थी। अतीक ने 2019 में बताया था कि उस पर कुल 59 मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब अतीक पर केसेस की संख्या बढ़कर 70 के आसपास हो गई है, जिसमें हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप भी शामिल हैं।
तो यह है अतीक का पूरा कच्चा चिट्ठा। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक की ताकत और साम्राज्य कितना बड़ा है। लेकिन फिलहाल जब से योगी ने सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही है, तब से अतीक की उल्टी गिनती शुरू है। 28 मार्च को कोर्ट में अतीक की पेशी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कहते हैं कि आगामी 50 वर्षों तक बीजेपी का राज करने का प्रोग्राम है। उसके पास में वो क्या 8 पॉइंट हैं जिनके पर कारबंद होकर चलकर वो 50 साल तक हुकूमत करने का दावा करती है। जिस भारतीय जनता पार्टी को कभी 2 सीटें मिलने पर कांग्रेस जैसी तमाम विरोधी पार्टियां मजाक उड़ाया करती थी, आज उसी पार्टी को मोदी और शाह ने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और आज के दौर में बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब तो पार्टी के नेताओं का लक्ष्य 1-2 चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अगले 50 सालों तक सत्ता में बरकरार रहना है। हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम चुनावी सफलता ही लेते जाए, हमारे कुछ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ मंत्री बन जाए, कुछ विधायक बन जाए, कुछ सांसद बन जाए। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले, इसके स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इसके बच्चों को शिक्षा मिले, इसको संविधान प्रदत्त सभी अधिकार मिले। ये हमारा लक्ष्य है। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 50 सालों तक सत्ता में रहने का ये संकल्प यूं ही नहीं दिलाया। इसकी 8 वजह हैं, जिन्हें जानने और समझने के बाद आपको यकीन हो जाएगा अमित शाह ने आखिर क्यों 50 साल तक सत्ता में रहने की बात कही। पहला, कार्यकर्ता। बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने साल 2018 में जब बयान दिया था कि हमारा लक्ष्य अगले 50 साल तक सत्ता में रहना होना चाहिए, तो ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही थी। ये बात अमित शाह भी जानते हैं और मोदी विरोधी भी जानते हैं। संगठन के मामले में कोई पार्टी सबसे मजबूत है तो वो है बीजेपी, जिसके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक मौजूद रहते हैं। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी भी खुद को पार्टी का नेता नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता ही मानते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी तो बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसा अभियान भी चला चुकी है। इसी से समझ लीजिए बीजेपी संगठन में कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी अहमियत है, और यही कार्यकर्ता बीजेपी को दूसरी पार्टियों से मजबूत बनाते हैं। दूसरा, हिंदुत्व। इस देश में जब दलित और इस्लाम धर्म पर बात करने वाली सियासी पार्टियां हैं, तो फिर हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी के होने से भला किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए। लेकिन विरोध करने वाले तो विरोध करते ही हैं, और हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाली बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इससे समाज का सांप्रदायिक सौहार्द कम होता है। जबकि इन आरोप के जवाब में बीजेपी भी कहती है कि हिंदुत्व की लाइन पर चलना ना तो संवैधानिक रूप से गलत है और न ही नैतिक रूप से। इसलिए मोदी, योगी, शाह जैसे तमाम नेता डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात करते हैं, और विपक्ष चाहकर भी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने देश की करीब 80% जनता को ये विश्वास दिला दिया है कि अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। बस इसी रणनीति की वजह से विपक्ष बीजेपी से पिछड़ता जा रहा है। इसलिए अब तो विपक्ष भी मंदिर मंदिर मत्था टेकने के लिए मजबूर हो गया है। महबूबा मुफ्ती से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश तक तमाम सियासी विरोधी भी मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, मगर यह हथकंडा भी निकट भविष्य में कामयाब हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो समय समय पर छोटे नेताओं को तैयार करती रहती है, जिससे वक्त आने पर वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए बीजेपी में कभी भी नेतृत्व संकट नहीं आया। आज मोदी और शाह भले बीजेपी के कद्दावर चेहरे हों, मगर उनके विकल्प के रूप में भी बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता हैं, जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और वक्त आने पर बीजेपी के लिए वोट भी बटोर सकते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां एक चेहरे तक ही सीमित नजर आती हैं। बात आम आदमी पार्टी की ही करें, अगर केजरीवाल को हटा दिया जाए तो आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो वोट बटोर सके। तो वहीं अखिलेश यादव और उनके परिवार को हटा दे तो सपा का हाल भी वही है, वहां भी कोई वोट बटोरने वाला चेहरा नहीं है।
जबकि पश्चिम बंगाल की टीएमसी के पास भी ममता बनर्जी के अलावा पार्टी में कोई चेहरा नहीं है जो वोट दिलाने का मादा रखता हो। इतना ही नहीं, अगर गांधी परिवार को हटा दिया जाए तो कांग्रेस में भी वोट कैचर चेहरा कोई नहीं है। और जिस पार्टी में पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उसका क्या हाल होता है ये आप बीएसपी को देखकर समझ सकते हैं। बीएसपी के पास भी मायावती के अलावा कोई भी चेहरा नहीं है जो पार्टी के लिए वोट बटोर सके, इसलिए बीएसपी का वजूद भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चौथा, फैसले लेने की ताकत। प्रचंड बहुमत की ताकत क्या होती है ये बात सत्ता में बैठे मोदी ने पूरे देश को बता दी जब उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया और 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार ही थी जिसने तमाम विरोध के बावजूद देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया और पहली बार देश में जीएसटी भी लागू किया। वो दिन भी भला कौन भूल सकता है जब मोदी सरकार ने देश में डीमोनेटाइजेशन लागू किया और इसके अगले ही साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी हुआ था जब विपक्ष ने नोटबंदी को लेकर मोदी को खूब घेरा था, मगर यूपी की जनता ने मोदी के फैसले पर पूरा भरोसा जताया और बीजेपी को जीत दिला दी। ये तमाम फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में सोचने से भी डरती थी पिछली सरकारें, मगर मोदी सरकार ने बेखौफ होकर फैसले लिए और उन्हें जनता का साथ भी मिला और ये भरोसा आज इतना बढ़ गया है कि लोग महंगे पेट्रोल डीजल पर यहाँ तक कहते हैं कि नो टेंशन, शेर पाला है तो खर्च तो होगा ही। पांचवा, सेना के मुद्दे पर मुखर। साल 2014 से पहले जितनी भी सरकारें देश में आई सभी ने सरकार, सेना और राजनीति को अलग रखा। सेना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देती थी या फिर सेना के बेड़े में कोई हथियार शामिल होता था तो सरकार लेवल पर उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं होता था जितना मोदी सरकार के दौर में हो रहा है। अब तो सेना किसी भी आतंकी को मारती है या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन करती है तो सरकार से लेकर बीजेपी तक सभी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा करते हैं और देश की जनता को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते कि मोदी सरकार देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। यहां तक कि सेना के बेड़े में जब राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुआ तो उस वक्त भी मोदी सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया था जिससे जनता में यह संदेश गया कि मोदी राज में देश की सेना और भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो रही है। यानी इस मामले में भी विपक्ष के पास बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। छठा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है हिंदुस्तान की धमक पूरी दुनिया में किस कदर जोर शोर से सुनाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो उस वक्त देखने को मिला जब हिंदुस्तान में यूनाइटेड नेशंस में योग पर प्रस्ताव रखा और दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद हिंदुस्तानी योग ग्लोबल हो गया और आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इतना ही नहीं, मोदी राज में आज हिंदुस्तान का कद इतना बढ़ गया है कि अमेरिका और यूरोपीय देश भी हिंदुस्तान से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की गुहार लगाते हैं। तो वहीं बात जब तेल खरीदने की आती है तो अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाराजगी के बावजूद भारत डंके की चोट पर रूस से तेल खरीदता है। हिंदुस्तान के हित के लिए किसी भी देश की आंख में आंख डालकर बात करने की किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है तो वो मोदी सरकार ही है। यही वजह है कि जब भी मोदी विदेश जाते हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई बयान देते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनता है। हालांकि विपक्ष ने मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठाकर उन्हें घेरने की भी खूब कोशिश की थी, मगर मोदी सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सातवां, पैसा। किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे और फंड की, जिसके बिना पार्टी को चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। और इस मामले में बात बीजेपी की करें तो आज के दौर में बीजेपी से ज्यादा पैसा किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी इस वक्त कितनी अमीर है, ये बात हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट से समझ सकते हैं। हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में बीजेपी को जहां 614 करोड़ 63 लाख रुपए चंदा मिला तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को महज 95 करोड़ 46 लाख ही चंदा मिल सका। ये तो सिर्फ एक साल में मिला चंदा है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और बाकी दूसरी पार्टियों के बीच पैसों को लेकर कितना बड़ा अंतर है। पैसा और फंड मामले में भी विपक्ष बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आठवां, विचारधारा। बीजेपी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती। 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने अटल आडवाणी के दौर में ही देश से अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करने जैसे वादे किए थे, जिसकी वजह से बीजेपी को विपक्षी पार्टियों के विरोध का भी खूब सामना करना पड़ा था। मगर बीजेपी कभी पीछे नहीं हटी और आज मोदी राज में बीजेपी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और अब तो पूरे देश में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और बीजेपी को यह हिम्मत अगर मिल रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जनता जनार्दन का समर्थन, जो उसे हर चुनाव में मिलता जा रहा है, जो बता रहा है
कि जैसे जैसे बीजेपी वादे पूरे कर रही है, जनता का ये समर्थन बढ़ता ही जा रहा है, जो बता रहा है बीजेपी को सत्ता से हटाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। और शायद जनता का यही भरोसा है जिसने बीजेपी को ये उम्मीद दे दी है कि वो अगले 50 सालों तक। इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव बनारस के एक होटल में मिला है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बनारस पहुंची थी। शूटिंग शुरू होने से पहले बीती रात वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां से देर रात अपने होटल लौटी थी, जिसके बाद अगले दिन जब शूटिंग पर चलने के लिए उनके टीम मेंबर्स ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर मास्टर की से दरवाजा खोलने पर यह पूरा मामला सामने आया। आकांक्षा दुबे जी हैं। इनके पिता का नाम छोटेलाल दुबे है। मूल रूप से चौरी की रहने वाली हैं, भदोही, और काफ़ी समय से इनका परिवार मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। यहाँ पे ये भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पे रुकी हुई थी होटल सौमेंद्र सारनाथ में। आज सुबह सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है, फील्ड यूनिट को बुलाया, सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही और तथ्य प्रकाश में आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस अपकमिंग फिल्म के राइटर मनोज कुमार और उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिलेर थी, वो इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसा कदम उठाती। मेरी एक फिल्म इन्होंने की थी, मैं इतना व्यक्तिगत नहीं जानता था, लेकिन व्यावसायिकता की बात है तो हम इनको जानते थे। क्या ये ऐसा कर सकती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है? नहीं, अब क्या बात है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और न मुझे कुछ इसकी बात की जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत डेयरिंग थी, बहुत दिलेर थी और अपनी बातों को बड़ी दबंगई से रखती थी। तो मैं भी शौक दूं कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा वो नहीं कर सकती है, वो ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना इंसान, वो कमज़ोर इंसान नहीं कि वो कर ले। आप लोग कमरे में जब खुला कमरा तो आप लोगों ने क्या? नहीं, कमरे ऐसे नहीं खुले, जब हम बेल बजाए नहीं खुला, लॉक किए नहीं खुला, फिर गुस्सा है कि बहुत तेज़ दरवाज़ा मारे कि मैडम खोलो दरवाज़ा, क्या बातें हैं, कब तक नहा रहे हो, क्या सूट पे चलना है। राहुल मैडम सब लोग खड़े थे, बोले संजय, राहुल भाई बोले कि अभी तुम जाओ मास्टर चाबी लेके आओ। काउंटर वाले के पास गया, बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला यार ऐसा ऐसा जिद होता है तो रात को पार्टी, कहीं वो शायद बर्थडे पार्टी में गई थी रात को, यहाँ से 8 के आसपास गई थी, भी वहाँ से 2 या पौने 2 बजे आई है। फुटेज शायद यहाँ निकाला गया, कुछ भी उसमें चीज़ें मिला है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं तो कंफर्म नहीं, अगर रहते तो कंफर्म हो जाता है। आप लोग और नीचे जब कैमरा खुला तो यहाँ के रूम के स्टाफ जो रूम खोले, जैसा रूम खोले उसके बाद में जो पंखे में एक उनका दुपट्टा जो वो होता है क्या, जो लहंगे का एक हरा कलर का दुपट्टा है, वो दुपट्टे से उसमें लपेट कर और इनके गले में लगाया गया है। और एक पैर उनका ऐसे किया कि एक पैर उनके बेड के नीचे है और ब्लैक हो गया पैर उनका। तो हम लोगों को तो विश्वास नहीं को फांसी का लगा। फिर भी पंखे का स्विच ऑफ है, पंखे का स्विच तो ऑन होना चाहिए, अंदर से दरवाजे लॉक है, उसके बाद एसी नहीं चल रहा है, सामान इधर से उधर रखा, क्योंकि हम लोगों को रूम के अंदर जाना नहीं गया। फिर जैसा देखा 5-7 सेकेंड के अंदर रूम लॉक कर दिया गया। फिर प्रशासन आई। अभी क्या लगता है कि कोई ऐसा कर सकता है, क्रू का है या नहीं, अभी तो हम लोग अभी तो ऐसे तो कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि जब सामने देखे नहीं हैं। उनके साथ रहते हैं? हाँ, करीब ही रहते हैं हम लोग। सारा चीज़ ऐसा तो कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हुआ अचानक, कैसे हम बता सकते, किसी को नाम भी नहीं ले सकते कि कौन है क्या नहीं। नहीं, ऐसे यहाँ पे तो किसी से कोई झगड़ा मार कुछ भी ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं, ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने टेक्नीशियन किसी से कोई बातें नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन करते हैं। नहीं, उनकी जो परिवार है, परिवार तो एक साथ वो अकेली थी और 2 भाई हैं, एक का शादी हो गया उनका, इनकी उम्र 25-26 साल थी, इनकी शादी नहीं हुई है। बाकी तो इतना अपने को जानकारी इससे, क्योंकि घर पे नहीं, 2 भाई 1 बहन, ये अकेले थी। बाकी तो इनका क्या हिसाब किताब था लोगों से? परिवार में, अपने परिवार से कोई मैटर नहीं। परिवार में मम्मी इनकी डेली फ़ोन करती थी इनके। हाँ, डेली फ़ोन सुबह शाम बात हम लोग के सामने बात करती थी। मिल रही है जहां पे आईएएस अफसर अपर्णा यू के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यह है आंध्र प्रदेश सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर अपर्णा के पति को नोएडा से अरेस्ट किया गया है। 3,300 करोड़ के घोटाले के आरोपी आईएएस का पति जिसको अरेस्ट किया गया है। अपर्णा मिशन निदेशक एनएचएम यूपी हैं। अपर्णा के आंध्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान ये घोटाला हुआ था और खबर यह है कि अपर्णा ने पति को 3,300
करोड़ का ठेका दिलाया था। कासगंज की आवास विकास कॉलोनी में शनिवार दोपहर प्रवक्ता पिता ने शिक्षिका बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर स्वयं को भी गोली मार ली, जिससे उनकी भी मौत हो गई। इस घटना का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। वही घटना के दौरान घायल हुई शिक्षक की पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एसपी ने पहुंचकर शिक्षक की पत्नी से मामले की जानकारी ली, साथ ही घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस को मौके से लाइसेंसी राइफल बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से जिला मैनपुरी के रोडिया गांव निवासी नरेंद्र यादव कासगंज की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 में रहते थे, जो सोरो कोतवाली क्षेत्र के न्यौली गांव में शेरवानी इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता थे, जबकि उनकी 26 वर्षीय अविवाहित बेटी जूही यादव मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थी। वहीं शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे किसी बात को लेकर पिता और बेटी के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच शिक्षक की पत्नी शशि प्रभा ने दोनों को शांत करा दिया। बताया गया कि बाद में शिक्षक ने पहले तो बेटी और पत्नी को पीटा, जिसके बाद आवेश में आकर अलमारी में रखी राइफल निकाल ली, फिर पहले बेटी के सीने में गोली दाग दी और फिर खुद के भी गले में गोली मार ली, जिससे पिता बेटी दोनों की मौके पर मौत हो गई। जबकि इस घटना में शिक्षिका की पत्नी घायल हो गई। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। एएसपी जितेंद्र दुबे, सीओ सिटी अजीत सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सौरभ दीक्षित भी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल महिला से घटना की जानकारी ली, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला गृह कलेश का सामने आया है। इधर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके पर मिली लाइसेंसी राइफल कब्जे में ले ली है। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि गृह कलेश के चलते शिक्षक पिता ने अपनी शिक्षिका बेटी को पहले गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौत हो गई। जबकि शिक्षिका की पत्नी घायल है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। साथ ही सभी बिंदुओं पर मामले की जाँच की जा रही है। थाना कासगंज पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आवास विकास चौकी के समीप एक व्यक्ति नरेंद्र यादव, जो कि अध्यापक हैं और अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपने आवास पर रहते हैं, इन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को और अपनी बेटी को गोली मार दी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी उच्चाधिकारी एवं हमारी फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। जो दोनों घायल लोग थे उन्हें तत्काल चिकित्सकीय इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था। दुर्भाग्यवश दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है। जो नरेंद्र यादव हैं, इनकी पत्नी से प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है पुलिस के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया है कि किसी एक पारिवारिक बात को लेकर के नरेंद्र यादव आज आवेश में आ गए थे तथा पहले अपनी पत्नी और बेटी को हल्का मारपीट उनके साथ चालू की। ये मारपीट बढ़ जाने पे अपने अलमारी से एक लाइसेंसी बंदूक वो निकाल करके उन्होंने पहले अपनी बेटी को शूट कर दिया उसके सर में, फिर खुद को भी गोली मार दी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा एक लिखित सूचना जो विक्टिम हैं उनसे प्राप्त की जा रही है। अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसे पूर्ण। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।